सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और प्यारे से वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि बेस्ड रहने वाला है केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स का अब तक हम एक लेक्चर कर चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम उस रेट ऑफ रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि वो रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बस इतना चाहिए। हमने बस फैक्टर्स देखने हैं अब कि वो जो आपका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन था, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो थी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने कितना रिएक्टेंट लिया है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से ही तो उसका रेट होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर कम रिएक्टेंट होंगे तो हो सकता है रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है वो लेट खत्म हो। ऐसे करके वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। देखो यहां मैंने सिर्फ रिएक्टेंट लिया है, ना कि प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ना, जो प्रोडक्ट है वो बेस्ड होता है किस पे? रिएक्टेंट पे ही। रिएक्टेंट होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट है, वहां तो प्रोडक्ट है ही नहीं। इसलिए मैं सिर्फ किसकी रिएक्टेंट, किसकी कंसंट्रेशन लेके चल रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की। वहीं पे कंसंट्रेशन गैस के केस में क्या हो जाता है? प्रेशर। प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस के केस में कंसंट्रेशन वाला काम क्या करेगा? वो करेगा प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। सेकंड जो आपका फैक्टर है वो रहने वाला है टेम्परेचर। ये तो हर जगह घुस ही जाता है। हर जगह आपका क्या देखने को मिलता है? टेम्परेचर। चाहे आप कोई सा भी, जैसे हमने सॉल्यूशन के केस में पढ़ा था, वहां पे वेपराइजेशन जो था, वेपर प्रेशर जो था, वो सब किस पे डिपेंड करता था? टेम्परेचर पे। बहुत कम ही चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। और थर्ड आपका आता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, इसको भी देखेंगे हम। ये तीन मेन फैक्टर है जहां पे जो फैक्टर्स हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन को वो स्लो भी कर सकते हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, एक एक करके तीनों को देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, और हमारा चैप्टर खत्म। काफी छोटा चैप्टर है, हम 6-7 लेक्चर के अंदर या 5-6 लेक्चर के अंदर इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट रखने वाले हैं आज के लेक्चर को, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक कवर करें। क्यों? क्योंकि ना ये सारे टॉपिक एक जैसे हैं, अगर कुछ भी एक दो रहता है हमारा, तो फिर वो नेक्स्ट के अंदर कवर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जब भी नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करें, ऐसा करें कि कुछ नया ही टॉपिक शुरू हो। ठीक है, इसलिए हो सकता है आपको इस लेक्चर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट लगे। तो अब हमारे पास आया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है, वो उसको चेंज कर सकता है। वो कैसे चेंज करेगा, इसकी स्टडी करने के लिए हमें जानना होगा रेट लो। क्या जानना होगा? रेट लो। और काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन वाइज भी, बोर्ड वाइज भी, और जेई वाइज भी, नीट वाइज भी। हम देखेंगे कि इतना आसान टॉपिक है ये। रेट नहीं, एक बार तो मैं इसको करेक्ट करता हूं, और ये है रेट लॉ। काफी आसान है, काफी आसान। मजेदार भी रहने वाला है, मजा भी आएगा इसके क्वेश्चन करते टाइम। और इतने इजी सवाल, इतने इजी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि आप यकीन भी नहीं करोगे कि ये वाले सवाल नीट के अंदर या जेई के अंदर पूछे गए हैं, और बोर्ड के अंदर भी। मतलब ज्यादा फर्क नहीं रहता लेवल लेवल का। यहाँ पे बोर्ड के अंदर भी उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जेई नीट के अंदर भी उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टॉपिक ही इतना आसान है। और आसान नहीं है तो आप हमारे साथ तो बना देंगे आसान, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो रेट ला, डेफिनेशन देखो आयु जी, पेश कीजिए डेफिनेशन। ये रही। क्या कहता है रेट ला? रेट ला कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन है, उसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मान लो एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स पी, प्रोडक्ट बनाते हैं ए और बी मिलके।
ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, सभी कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे देखो क्या लिखा है, रेज्ड टू सम पावर, मतलब इन कंसंट्रेशन की कुछ पावर भी होगी वहां पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू सम पावर। ठीक है, अब ये जो पावर है, दिस पावर मे और मे नॉट इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैलेंस करते टाइम जो हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं उनको बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो उन कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। जब ये लेक्चर खत्म होगा तब तक मैं इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो चिंता नहीं करनी है, लास्ट तक बस आपने लेक्चर को देखना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक और बात उसमें लिखी है कि एक्स एंड वाई आर determined experimentally, determined experimentally, एक्स और वाई को हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। यानी आपको रिएक्शन दे दूं, क्या आप उस रिएक्शन को देख के एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। कुछ रिएक्शन के केस में बता सकते हो, लेकिन सभी रिएक्शन के केस में आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो फिर क्या करेंगे, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट से ही हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? और यहीं से सवाल आते हैं आपके, इसी से सिखाऊंगा मैं क्वेश्चन के थ्रू, इस पूरे कंसेप्ट को काफी इजीली हम करेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई के बारे में पता चल गया। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको हटाओगे तो क्या आएगा, इसको मैं एक बार साइड कर देता हूं। देखो अगर इसको हटाओगे तो जो आपका रेट है, रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, कांस्टेंट आया के, और यहां पे ये सेम रहेगा, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब ये जो k है इसका नाम हमने दिया है k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट की इक्वेशन के अंदर आया है तो इसका नाम हो जाएगा रेट कांस्टेंट। क्लियर है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब ना इस k के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वो क्या, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, कैसे लिखते हैं हम डेफिनेशन, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला रहा, ये रहा। ठीक है, k की वैल्यू मैंने निकालनी है। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, k यानी रेट कांस्टेंट इज द रेट, k रेट के बराबर हो जाएगा, कब बराबर होगा बताना, k और रेट कब बराबर होंगे, वहन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकम 1, जब a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन दोनों की कंसंट्रेशन एक के बराबर होगी। अब एक की पावर x करो, एक की पावर y करो, आंसर मिलेगा एक, यानी k गुना एक को लिखने की जरूरत नहीं। उस टाइम पे रेट किसके बराबर हो जाएगा, k के, यानी रेट बराबर हो जाएगा k के, वहन कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू 1 और कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू 1। जब सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, उस टाइम जो रेट होता है ना, उस रेट को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, और कुछ बातें इस रेट कांस्टेंट के बारे में, क्या कि इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। जितनी चीजें हमें पता है उनमें से ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये अच्छा ओनली है, ये एन है, ये इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर। कंसंट्रेशन कितनी है या प्रेशर कितना है उस चीज पे डिपेंड ना करके, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करेगा वो हम चैप्टर बिल्कुल जब खत्म होने लग जाएगा उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अरहेनियस इक्वेशन एक आती है, अरहेनियस इक्वेशन, वहां पे इसका जिक्र होता है कि आपका रेट, जो रेट कांस्टेंट है यानी के, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेट लॉ। दोबारा रिपीट कर देता हूं, रेट लॉ क्या है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स, यानी कंसंट्रेशन रेज्ड टू सम पावर, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई।
जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, वहां पे आया एक कांस्टेंट, ठीक है, और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया रेट कांस्टेंट। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1। जब सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए, उस टाइम जो आपका रेट होता है उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, काफी क्लियर है, और ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर के ज्यादा है तो रेट कितना ज्यादा होगा या कम, कैसा रिलेशन है, आमने सामने है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के अगर ज्यादा होगा तो आपका रेट भी ज्यादा होगा, और के कम होगा तो रेट भी कम होगा। ठीक है, आई थिंक काफी क्लियर होगा ये सब। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये था सिंपल सा रेट लॉ। क्वेश्चन करेंगे इसके, अभी 2-3 टॉपिक है उनको कवर कर ले पहले। नेक्स्ट आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो आपने रेट ला लिखा था, क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है, ये लिखा था। अब अगर मैं इन पावर्स को जोड़ दूं, सभी पावर्स को, जैसे मैंने एक्स और वाई को जोड़ दिया, अब मान लो यहाँ पे सी भी है और सी की पावर है जेड, तो सभी पावर को जोड़ के जो आपका सम आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार और देखो, रेट ला एक्सप्रेशन के अंदर, रेट ला एक्सप्रेशन ये है ना, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला को एक्सप्रेस करना, रेट ला एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर्स हैं उन पावर्स को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ऑर्डर। अब समझो, मान लो आपका ऑर्डर आता है 0, ऑर्डर आता है 0, कैसे आएगा, एक रिएक्शन थी उसके लिए मैंने लिखा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर -1, जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आया, 0 आया। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे बोलेंगे, जीरो ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, जैसे ये हुआ हमारा, हुआ एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 2 देखते हैं। जैसे मैंने लिखा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर -2 बी की पावर -2.5, 2.5। बताओ ऑर्डर क्या आएगा फटाफट, या फिर 5/2 इसको, चलो 2.5 ठीक है। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आएगा, ऑर्डर सभी पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, करो, -2 प्लस 2.5। ठीक है, तो कितना आया आंसर, आंसर आया आपका 0.5। क्लियर है। अब देखो, रिएक्टेंट के केस में ऑर्डर जो है वो आपका नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, यानी यहां पे लिखूं x एंड y कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, एंड इवन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन यानी जैसे ये है 2.5, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख सकता हूं 5/2। ये फ्रैक्शन हो गया ना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो आपका ओवरऑल ऑर्डर होता है, ओवरऑल वो आपका पॉजिटिव ही आता है, या तो पॉजिटिव या जीरो, या तो वो जीरो आएगा या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे आपका ऑर्डर आता है एक ऑर्डर आया आपका, तो आप क्या बोलोगे उस रिएक्शन को, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपका ऑर्डर आता है दो ऑर्डर आ गया आपका, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे करके जो जो अपने मेन होल नंबर्स है 0 1 2 3, ऐसे हम रिएक्शन को नाम दे सकते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ दो टाइप की ही रिएक्शन है, एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो रिएक्शन को ही हमने पढ़ना है। लेकिन सवाल किसी से भी आ सकता है, ये ऑर्डर निकालना इतनी बार आता है ये बोर्ड्स के अंदर, ये वाली क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि ऑर्डर बताओ। देखो कितना आसान सा सवाल है, क्या करना है, सिर्फ इन पावर्स को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसको साफ कर दे।
चिंता ना करो, ये थोड़ा सा फास्ट अगर आपको लग रहा है तो जब क्वेश्चन करेंगे ना, इन कंसेप्ट को मैं बार बार रिपीट करूंगा, वहां से ये रट्टे जाएंगे, ऐसे समझ लो। इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि ये रट्टे ही जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने कर लिया। अब देखो, अगर यूनिट ऑफ के देखने लग जाऊं मैं, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी? सबसे पहले हमें चाहिए के का फॉर्मूला। के का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स। चलो मैं सिर्फ एक ही लेके चलता हूं, ठीक है, ए की पावर एक्स। क्लियर है? अब के का फॉर्मूला हुआ आपका रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर। क्लियर है? अब जो यूनिट ऑफ के है ना, वो इस एक्स पे डिपेंड करेगी। यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ये एक्स। और ये एक्स क्या है? अब ये भी हमने देखा कि जो पावर्स होती है उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। और ये सब सबके लिए मैंने टोटल लिख दिया, यानी ये ऑर्डर है। इसका मतलब यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर के हिसाब से आपकी यूनिट ऑफ के आएगी। यानी जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग, सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग। ठीक है, वो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मान लो मेरे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? उसके लिए रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी? जीरो। क्लियर है? और ए की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो किसके बराबर? वन के बराबर। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? के बराबर। यहां से एक चीज देखो, के किसके बराबर है? रेट के बराबर। इसका मतलब दो चीजें बराबर है तो उनकी यूनिट भी क्या होगी? उनकी यूनिट भी बराबर होगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो भी रेट की रिएक्शन, जो भी रेट की यूनिट है, सेम यूनिट क्या होगी आपकी? के की। अब बताओ रेट की यूनिट याद करो, रेट क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हुआ आपका? मोल पर लीटर, और टाइम आया पर सेकंड। तो जीरो रिएक्शन के लिए के की यूनिट होगी के इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू ये दे रखी है, यानी 5 गुणा में 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, के की यूनिट ये दे रखी है, तो आप वहां से अंदाजा लगाओगे। अंदाजा क्या? वहां से आप श्योर होगे कि वो जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर कितना है? उसका ऑर्डर आएगा आपका जीरो। और देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट किसके बराबर आएगा? रेट, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर वन आ जाएगी। अब आएगी कि नहीं आएगी? वन आएगी। अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करूं मैं, के किसके बराबर? के इज इक्वल टू, या यहां से ही कर लो, रेट डिवाइडेड बाय ए, कंसंट्रेशन। ठीक है, अब रेट की यूनिट बताओ। रेट की यूनिट, आपकी रेट की यूनिट है मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन, सॉरी, हाँ, मोल पर लीटर पर सेकंड भी। और कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन की आपकी यूनिट है मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी। मोलैरिटी याद है तो रेट के अंदर जो कंसंट्रेशन हम लिखते हैं वो होती है आपकी मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर। ठीक है, अब मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसल, बचा क्या आपका? पर सेकेंड। तो यहां पे के किसके अंदर होता है? के होता है पर सेकेंड के अंदर, या पर टाइम, पर मिनट, कुछ भी हो सकता है। टाइम की जो भी यूनिट होगी उसका इनवर्स अगर आपका के है तो वो कौन सा ऑर्डर होगा? वो होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां से अगर कोई पूछ ले कि सेकंड ऑर्डर के लिए बताओ, सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे करोगे? देखो, ये वाले फॉर्मूले पे आते हैं डायरेक्ट, के इज इक्वल टू रेट की यूनिट मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय ए की यूनिट मोल पर, यहां पर सेकंड भी है साथ में, मोल पर लीटर, और इसका कर देना है स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है टू, यानी यहां एक्स की जगह आएगा टू, यहां भी टू। बताओ क्या आया? मोल पर लीटर, ये ऐसे का ऐसा,
अब जब भी स्क्वायर करना है तो पावर का भी स्क्वायर होगा, यानी यहां आएगा मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2। और इसके बाद कैंसिल करो, एक मोल से एक मोल कैंसिल, एक पर लीटर से एक पर लीटर कैंसिल, तो क्या बचा, मोल ऊपर जाके माइनस का मोल इनवर्स, लीटर इधर -1 बचा है, ऊपर जाके प्लस का 1, तो यहां आगे लिख देता हूं मैं प्लस को, लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड। ये आपकी यूनिट होगी किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अलग अलग हमने देखी, जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने देखी, और वो आ गई सेकंड ऑर्डर। अगर आपसे फोर्थ ऑर्डर की पूछे तो भी आप कर लोगे, बस यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 4 पुट कर दो। 4 पुट करने के बाद यहाँ 4 आएगा, मोल की पावर 4 लीटर की पावर -4, एक मोल से एक मोल कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा आपका मोल की पावर -3 लीटर की पावर 3 और सेकंड इनवर्स। किसी भी ऑर्डर की आपसे यूनिट पूछे आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और याद भी कर लो क्योंकि इतनी मुश्किल चीजें तो है नहीं, अगर याद नहीं करना तो ऐसे निकालनी सीख लो। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ के। अब करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। मैं देख लेता हूं एक बार कुछ रह तो नहीं यार, नहीं 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 नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो इतना आसान सा सवाल है, करो फटाफट, इतने में बोर्ड साफ करूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। क्या होता है ऑर्डर, रेट ला के अंदर, रेट ला के अंदर जो भी पावर्स हैं उनको जोड़ दो, उनको जोड़ने के बाद जो मिलता है वो होता है आपका ऑर्डर। करो इस सवाल को, क्या आएगा, देखो क्या आएगा। एक आंसर, रेट इज इक्वल टू के ए। बताओ ऑर्डर क्लियर है, पावर कितनी यहाँ पे 1, तो आंसर आएगा 1। बी का बताओ, बी के अंदर क्या है पावर, ए की पावर है 1 और बी की पावर भी है 1, दोनों को जोड़ो, आंसर कितना आएगा 2, काफी इजी। सी देखो, ये है 2 और प्लस में ये है -1/2, कैसे करेंगे, 2 प्लस माइनस -1/2, एलसीएम ले आओ, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4 - 1 यानी 3/2, ये आपका आंसर आ गया। डी का बताओ, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ए की पावर यहाँ है 0, तो ऑर्डर आएगा इसके अंदर 0। ई का बताओ, ई क्या है, रेट इज इक्वल टू ए की पावर 2/3, 2/3 और बी की पावर है कितनी 1/3, तो 1/3 की -1, 1/3 है, प्लस 1/3, आंसर कितना आएगा 3 आया आपका, एलसीएम 2 और 1 3, यानी आंसर आ गया। तो कितना इजी सा सवाल है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच रेट कांस्टेंट आर गिवन बिलो। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और आपने सिंपली क्या करना है, आपने उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू से उसका ऑर्डर बताना है, यानी यूनिट। अभी अभी जो टॉपिक देखा उसी से सवाल है। पहला देखो, पहले के अंदर दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तो रेट की यूनिट है, और जब भी रेट की यूनिट के की यूनिट के बराबर हो जाए वो कौन सा ऑर्डर होता है, वो होता है आपका जीरो ऑर्डर। तो एक आंसर आएगा, एक आंसर जीरो ऑर्डर। बी का बताओ, लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड, लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड। देखो लीटर की जितनी पावर है ना उस पावर के अंदर एक जोड़ दो, ये सिंपल सी ट्रिक है अगर आपने याद रखना है। अब लीटर की पावर एक है तो एक के अंदर एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आवर इनवर्स, टाइम का इनवर्स, टाइम का इनवर्स किसके अंदर होता है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। वेरी गुड, देखो कितना अच्छे सीख गए हो आप और क्वेश्चन कर पा रहे। और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं सिखा रहा मैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर एक एक नंबर के एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू दे दिया कि के की ये वैल्यू है, बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, नन ऑफ दीज, तो कितना इजीली आप उसको कर पाओगे। देखो नेक्स्ट देखो, डी, डी के अंदर मैंने क्या बताया था अभी, लीटर की पावर में एक जोड़ दो, लीटर की पावर है 2, 2 में एक जोड़ दो कितना आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सेकंड सवाल को भी कर लिया। अब देखो फिफ्थ सवाल, सॉरी फिफ्थ नहीं, थर्ड सवाल देखो कैसे आएगा ध्यान।
अच्छा देखो थर्ड सवाल देखो क्या कर रहा है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी एक रिएक्शन दे दी। अब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो डबल हो गया। कब? जब हमने ए को 2 गुना करा तो ऑर्डर हमने बताना है। यहां से देखो मैंने बोला था कि हम एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेरिमेंट से जहां से एक्स वाई निकालते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको दे दिए जाएंगे, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे इस सवाल में बोल दिया कि रेट डबल हो गया, ठीक है, रेट डबल हुआ। और उस रेट डबल होने से वो रेट पहली बात तो डबल हुआ होगा किसी एक ही कंसंट्रेशन को छेड़ने से। आपने किसी एक ही कंसंट्रेशन को चेंज किया, रेट पे कुछ फर्क पड़ा। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है और इन्हीं फैक्ट से हमने बताना है उसका ऑर्डर। जैसे यहां दे दिया, पहली बात तो इसके लिए रेट लिखो। रेट कैसे लिखा जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स। अब एक्स ही हमने निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब उसने बोला कि जो रेट है ना वो 2 गुना हो गया, यानी यही रेट 2 गुना हुआ, 2 गुना में रेट हो गया। कब हुआ ये 2 गुना रेट? जब हमने ए को 2 गुना कर दिया। क्लियर है? ए को कितना कर दिया? 2 गुना। अब इस 2 को आजाद कर दो, बाहर निकाल लो। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। ऐसे होता नहीं है, अगर ये पावर है तो पूरे की पावर है, यानी ये ऐसे लिख रखा है 2 की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। क्लियर है? और इधर क्या है आपका? 2 गुना में रेट। ठीक है। अब देखो, अब ये जो रेट है ये किसके बराबर है? के गुना ए की पावर एक्स। यानी इस रेट को मैं इसके साथ में कैंसल कर सकता हूं क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है। इधर से रेट गायब होगा और इधर से के और ए की पावर एक्स गायब होंगी। यहां से रेट गायब हुआ, यहां से के और ए की पावर एक्स गायब हुई। तो आपका आंसर आया 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब यहां से आगे आपकी कॉमन सेंस काम करेगी। वो कैसे? कि बताओ 2 की कितनी पावर करूं कि 2 ही आ जाए। किसी की भी किसी को अगर ऐसा रखना है तो उसकी कितनी पावर की जाए? उसकी पावर हम कर देंगे 1। मेरी पावर एक वही आ जाएगा, मैं ही आ जाऊंगा। तो 2 की पावर एक ही आ जाएगा, यानी इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। तो यहां से ये सेम है तो ये भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहां से क्लियरली क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ गया। यानी इस x की जगह पे आप क्या पुट करोगे? आप पुट करोगे रेट इज इक्वल टू के ए। अगर ये आपने पुट कर दिया तो इसका ऑर्डर क्या आया? इसका ऑर्डर आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखो। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अब की बार एक बार इसको साफ कर देता हूं। इसी लॉजिक से आपने सवाल करने हैं देखो। और अब तो हम ये पूरा कॉपी पेन के साथ कर रहे हैं। जब सारे सवाल कर लेंगे ना हम देखेंगे कि हम इनको बिना कॉपी पेन, अब आधे घंटे के अंदर सारे सवाल करेंगे हम, और फिर लास्ट में 1 मिनट के अंदर सारे सवाल कर देंगे बिना कॉपी पेन। ऐसे भी मेथड हम सीखेंगे। जैसे ये दे दिया a प्लस सी गिव्स बी, ये आपको रिएक्शन दे दी और बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल when the concentration of C increase 4 times। तो हमने ऑर्डर बताना है C के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? पहले लिखो रेट ला, लिखो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और सी की पावर वाई। आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई की जगह आप ए भी ले लो, सी डी ले लो, पी क्या ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अब एज पर द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चंस, वो कह रहा है कि ये रेट 2 गुना हो गया, 2 गुना में रेट हो गया। कब हुआ ये 2 गुना रेट? जब आपने सी को 4 गुना कर दिया, ये कर दिया हमने 4C। क्लियर है? पक्की बात है। रेट 2 गुना हुआ गया जब सी की पावर को हमने 4 गुना करा। यही बोला ना कि उल्टा बोला है? हाँ ठीक है, यही बोला है। अब बताओ किससे क्या कैंसिल हो रहा है? देखो इस रेट से ये के ए की पावर एक्स सी की पावर वाई ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। पहले तो इसको खोल लो, के ए की पावर एक्स सी की पावर वाई इसको अलग कर लो, और 4 की पावर 4 की पावर वाई इसको अलग कर लो। यहां पे आ जाएगा 2 गुना में रेट, रेट से ये सब कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आया? 2 इज इक्वल टू 4 की पावर वाई। अब बताओ 4 की या 2 की कितनी पावर करूं
तो या 4 की कितनी पावर करूं, 2 आ जाएगी। बताओ फटाफट। 4 को 2 करना है आपने, देखो 4 की पावर 1 करा तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 करा तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 की पावर 3 करूंगा तो वो तो 64 आएगा। ऐसे अगर पावर प्लस में या ऐसे करते जाओगे तो आपका आंसर जो है बढ़ता जाएगा। अब चलो माइनस में करके देखते हैं। 4 की पावर अगर -1 कर दो, अरे फिर से वाई लिख रहा हूँ, 4 की पावर -1 करने का मतलब है 1/4, 1/4 यानी 0.25। तो ये तो होगा नहीं, हमें तो इनके बीच का चाहिए। अगर 4 की पावर 1 करते हो तो आपका आंसर आता है 4, और 4 की पावर -1 करने से आंसर आता है 0.25। हमें तो इनके बीच का चाहिए। ठीक है, बीच के लिए भी इनके बीच का बताओ क्या आएगा। इनके बीच का चलो हाफ करके देखते हैं। 4 की पावर हाफ, 4 की पावर 1/2, 1/2 का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 4 का रूट है ना। अब 4 का रूट कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये जो पावर 1/2 आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। तो यहां से ऑर्डर क्या आया, इस 1/2 को आप यहां पुट करोगे, और सी के रिस्पेक्ट में सिर्फ उसने ऑर्डर पूछा है, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं, उसने सिर्फ सी के रिस्पेक्ट में यानी वाई की वैल्यू पूछी है। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाफ आ गई है। ठीक है, काफी इजी सा सवाल है। और ये मैंने टफ, सबसे टफ सवाल दे दिया इसमें से, जो पूछ सकता है वो सबसे टफ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कम ही जगह अवेलेबल है। क्लास में हम ये करवाते भी नहीं, मतलब नॉर्मल क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन दे दी 2a + b, 2a + b इज 3, या प्रोडक्ट जो भी है। अच्छा, द एक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, बी को सेम रखा गया और ए को डबल कर दिया, ए को 2 गुना कर दिया। अच्छा सॉरी, ये टॉपिक अब तक हमने नहीं करा है तो इसको रहने देते हैं, अभी तक ये नहीं करा है तो अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट देखो तब तक। नेक्स्ट देखो, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर बी। नीट का सवाल है भैया, नीट का, और कौन से, अभी का, बिल्कुल अभी का। इसने बोल दिया ये अगर ए को आप 3 गुना कर दो, बी को कांस्टेंट रख के, बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या बोला है उसने, ए को 3 गुना करना है, इसको 3 गुना करना है 3 टाइम्स, और बी को सेम रखना है, क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। रेट इज इक्वल टू के, ए को कर दिया 3a और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया, करो 3 को अलग निकाल लो। पहले इसको लिखते हैं, ए का स्क्वायर बी, 3 को अलग निकाला तो 3 का स्क्वायर यानी गुणा में हो जाएगा 9, और ये है आपका नया रेट, तो इसको नाम देता हूं मैं रेट डैश। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू तो इस रेट के बराबर है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेट डैश इज इक्वल टू रेट गुना में 9, यानी जो भी शुरू का रेट था और जो नया रेट है, नया रेट जो है पुराने रेट का 9 गुना हो जाएगा। कब, अगर एक ही कंसंट्रेशन को आप 3 गुना कर देते हो। कितना आसान सा सवाल जो है वो नीट 2023 के अंदर पूछा गया है। अगर आप पूरा चैप्टर को पढ़ लोगे ना और तब इस सवाल को सोल्व करोगे, मैं कह रहा हूं 2 सेकंड लगेंगे, मात्र 2 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम को छोड़ के, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, सोचने में सिर्फ 2 सेकंड, कि देखो ए का स्क्वायर है, ए को 3 गुना करा तो 3 का स्क्वायर 9, बस खत्म, खत्म, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं कि वो एक्सपेरिमेंट देगा और वहां से हमने उसका ऑर्डर या फिर ये पावर जो है वो निकालनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर रहा है, जेई का सवाल है भैया, कोई बात नहीं। फॉर ए रिएक्शन 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, इनने प्रोडक्ट बना दिया। ये कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट बिकम डबल, यानी इसको भी आप 2 टाइम्स कर दो, इसको भी आप 2 टाइम्स कर दो, तो जो आपका रेट है वो 0.3 से हो जाएगा कितना, 2.4। ठीक है, 0.3 से 2.4 हो गया। वहन दी कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली ए, ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सेकंड उसने दे दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कि वहन दी कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली ए को डबल कर दिया जाए, सिर्फ ए को आपने कर दिया 2 टाइम्स, बी को रखा है
सेम, तो जो आपका रेट है ना वो 0.3 से हो जाएगा 0.6। तो बताओ भैया कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है? ऑर्डर है, ऑर्डर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो करते हैं एक बार। पहली बात तो इसके लिए रेट क्या लिखा जाएगा? रेट इज इक्वल टू ए, ए की पावर एक्स की पावर वाई, ये हुआ हमारा रेट। अब देखते हैं रेट वन, एक्सपेरिमेंट वन के हिसाब से रेट वन क्या आएगा? रेट वन, रेट वन इज इक्वल टू क्या किया है हमने? हमने किया है क्या? ए की पावर को कर दिया, ए की पावर को कर दिया, अच्छा, दो गुना, और बी को कर दिया दो गुना। तो ये किया हमने 2a, और बी को भी हमने कर दिया 2b। ठीक है, क्लियर है? चलो ये हुआ। और इसके हिसाब से रेट टू वो किसके बराबर आ जाएगा? कि ए को करा है हमने दो गुना, और बी को रखा है सेम। देखो दोनों एक्सपेरिमेंट अलग अलग है। यहां से आप चल रहे हो, ऐसे नहीं करना है कि आपने इसको डबल कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। क्यों, कैसे पता लगा? देखो 0.3 है ना, और 0.3 तो शुरू में था। अगर इसको ही डबल करता ना वो, तो ये चेंज, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ आती। ठीक है, तो आपने यहां से दो गुना करा है, ना कि यहां से दो गुना। क्लियर? ये हुआ रेट टू, एक्स वाई और रह गए यहाँ पे भाई। अब यहां से हमने अपना खेल शुरू करना है। देखो पहले था रेट 0.3, बाद में रेट हो गया 2.4। तो बताओ कितने गुना हुआ? कितने गुना हुआ बताओ फटाफट। 0.3 की कितने से गुना करूं 2.4 आए? 8 से। यानी जो ये रेट वन है ये है 8 गुना रेट, है ना कि नहीं है? 8 गुना में रेट है, बिल्कुल है। जो रेट टू है वो कितने गुना है रेट का? वो है दो गुना। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है? दो गुना में रेट के, रेट का दो गुना। ठीक है, अब इसको खोल दो, दो को और इन दो को अलग अलग कर दो। कैसे करेंगे? चलो अलग लिख लेते हैं कि 8 गुना में रेट, ये किसके बराबर आया है? कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, और दो की पावर, देखो इस वाले दो की पावर एक्स गुणा में इस वाले दो की पावर वाई। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके लिए लिखो दो गुणा में रेट बराबर है कि ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। अब ये दो है ना, बस दो की पावर एक्स। कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये वाला रेट कैंसिल हो रहा है इससे, ये वाला रेट कैंसिल हो रहा है इससे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बताओ क्या आया? दो बराबर है, यहां से आया, यहां से आया 8 बराबर है दो। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, दो की पावर एक्स प्लस वाई। और यहां से क्या आया है? दो बराबर है दो की पावर एक्स। बताओ अब यहां से 8 किसके बराबर है? दो की कितनी पावर करूं? 8 आए, दो की पावर एक करूंगा दो आएगा, दो की पावर दो करूं चार आएगा, दो की पावर तीन करूं तो कितना आएगा? 8। यानी इसी को आप लिख सकते हो दो की पावर तीन, लिख सकते हो कि नहीं? किसको? 8 को। और दो को क्या लिख सकते हो? दो की पावर एक। क्यों करा ऐसा? क्योंकि यहां से ना बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया। बेस सेम हो गया तो हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर तीन, एक्स प्लस वाई बराबर तीन, और x बराबर एक। x की एक वैल्यू जब यहां पुट करोगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू टू। तो ये हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू है आपकी वन, और y की वैल्यू है आपकी टू। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो, पहला ऑप्शन दे दिया दी होल रिएक्शन ऑर्डर इज फोर्थ ऑर्डर। क्या पूरी रिएक्शन का ऑर्डर चार है? नहीं, पुट करो x की वैल्यू एक, y की दो, एक प्लस दो तीन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर तो तीन है, तो ये तो नहीं है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज वन, बी के रिस्पेक्ट में वन है, यानी y की वैल्यू वन नहीं, y की वैल्यू तो टू आई है। ऑप्शन सी है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज टू, यस ये करेक्ट है। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? टू, यानी y की वैल्यू है टू। और ऑप्शन में बोल रहा है ए की पावर टू, ना ए की पावर तो वन आएगी। ऐसे करके देखो, ये थ्योरेटिकल सवाल है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करने लग जाओगे ना तो फिर इतना इजी हो जाएगा। ये करेंगे हम आगे। मैंने इतने क्वेश्चन पहले ऑलरेडी दे रखे हैं
कि हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि हम इनको ना मुंजबानी भी कर सकें। ऐसे सवाल देखा और सिर्फ सोल्व कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 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 देखते हैं। अगर टफ लगे ना ये सवाल, लेक्चर को एक बार और देखना, मैं गारंटी देता हूँ टफ नहीं लगेंगे, बिल्कुल इजी हो जाएंगे। हो सकता है क्योंकि नई नई चीज है ना, फर्स्ट टाइम हो सकता है ना समझ में आए। अगर समझ में नहीं आए तो क्या करना है, लेक्चर को शुरू से देख लो, बस सिंपल सी बात है। देखो, फोरियर रिएक्शन ये दे दी, ए प्लस बी वो प्रोडक्ट बनाती है। देखो 3 बार पूछा गया है, ये 3 साल क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन ये हुआ है, यानी कुछ तो बात है इस सवाल में। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, अगर आप इसको डबल करते हो, इसको कर दिया 2 गुना, तो जो आपका रेट है वो डबल हो गया, तो जो रेट है वो भी 2 गुना हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ये था एक्सपेरिमेंट 1, फिर इसने बोला ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ए को भी आपने डबल कर दिया और बी को भी आपने डबल कर दिया, तो जो रेट था वो 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, ओ हो, अभी अभी सवाल किया है, देखो 1 मिनट पहले बिल्कुल सेम सवाल था, लैंग्वेज अलग कर दी बस। उस सवाल में पहले ये बात लिख रखी थी और बाद में ये बात लिख रखी थी, इस सवाल में उसी को पहले ये लिख दिया और बाद में ये लिख दिया। तो ये सेम सवाल 4 बार पूछा गया, 3 बार नीट के अंदर और 1 बार जेई के अंदर। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, या ये टॉपिक ही कितना इंपॉर्टेंट है, समझो आप पूरे चैप्टर के अंदर से, और इतना आसान सा टॉपिक। अब देखो, अगर मेरे को इसको ना ऐसे ओरली करना है, मुंजबानी करना है, कैसे करूंगा, ए को डबल करने से रेट डबल हो गया, तो 2 की पावर कितनी करूं, 2 आ जाए 1, यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा 1। ठीक है, अच्छा, अब दोनों को डबल करने से ये 8 गुना हो गया। अब ए को डबल करने से ये डबल होना चाहिए था, लेकिन हुआ है कितना, 8 गुना। 8 गुना हुआ ना, तो जो 2 गुना बढ़ा होगा, ये 2 गुना तो बढ़ा है ए की वजह से, और जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया, 4। 4 गुना, वो जो 4 गुना बढ़ा होगा वो किसकी वजह से बढ़ा होगा, वो बी की वजह से बढ़ा होगा। तो बी को हमने डबल करा, 2 की कितनी पावर करूं, 4 आए, 2 की पावर 2 करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहां से ए का ऑर्डर आएगा 1, बी का ऑर्डर आएगा। और भी क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। वैसे मेथड पिछले वाला ही है, बिल्कुल सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, बस लैंग्वेज उसने चेंज कर दी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। अब सेम सवालों को ना उसने ब्रैकेट की फॉर्म में दे दिया, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट दे दी बस, और कुछ नहीं करा। देखो इस सवाल में हमने क्या करना है, ये दे दी, रिएक्शन दे दी, फिर से हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स हुई, बी की पावर वाई हुई। ठीक है, अब ना इन एक्सपेरिमेंट को देखो, पहला एक्सपेरिमेंट आपने भूल जाना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो क्या चेंज हुआ है, ए को इसने डबल कर दिया, बी को इसने सेम रख दिया, और रेट पे भी कुछ फर्क पड़ा है। जब भी ऐसा हो ना, अब ओरली देखो कैसे सोल्व करना, वो मैं सिखा रहा हूँ। 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो, कैसे सेलेक्ट करो, जहां पे ना एक जना सेम हो, या सिर्फ एक जना ही चेंज हो रहा हो। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और 2 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कौन चेंज हो रहा है, ए। अगर एक्सपेरिमेंट 1 और 3 सिलेक्ट करते हो तो दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसको अवॉइड करो। अगर आप सिलेक्ट करते हो एक्सपेरिमेंट 2 और 3, वहां पे देखो बी चेंज हो रहा है, ए सेम है, यानी आप या तो 1 2 को सिलेक्ट कर लो, आप एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को सिलेक्ट करो, या फिर एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को सिलेक्ट करो, मर्जी है आपकी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या सिलेक्ट किया हमने, क्या किया है, आपने एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर 1 से 2 के अंदर गए तो क्या हुआ, 1 से 2 के अंदर गए तो ए की पावर डबल होगी, ए की पावर हुई 2, पावर नहीं सॉरी, ए 2 गुना हो गया, और बी तो रहा सेम। उससे क्या फर्क पड़ा, उससे जो आपका रेट है, रेट वो कितने गुना होगा, देखो पहले था 6, अब हो गया 12, तो वो भी कितना हो गया, 2 गुना। लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से लिख के दिखाओ, 2 और 3 से कैसे लिखोगे, पहली बात तो रेट 2 गुना हुआ, 2 गुना रेट कब हुआ ये, जब आपने ए को तो सेम रखा,
और बी को 2 टाइम्स कर दिया, है ना, यही है ना। ठीक है, अब बस ये लिख दिए हमने। जो बातें अब तक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी थी वो बातें अब टेबल की फॉर्म में दे दी, इतना सा उसने बस चेंज किया है। यहां देखो कैसे निकालेंगे, यहां से 2 की पावर x अलग हो जाएगा और k a की पावर x b की पावर y ऐसे रहेगा। यहां से भी a की पावर x और b की पावर y, ये x यहाँ अच्छा रहेगा, x और 2 की पावर y ये अलग हो जाएगा। रेट से इस वाले रेट से ये सब कैंसिल, इस वाले रेट से ये सब कैंसिल, बचा क्या, 2 बराबर 2 की पावर x और 2 बराबर 2 की पावर y। अब 2 की कितनी पावर करूं, 2 आ जाए 1, यानी x की वैल्यू आएगी 1 और सेम y की वैल्यू आएगी 1। x बराबर 1, y बराबर 1, बस आपका आंसर आ गया। आंसर कौन सा है, इसने पूछा है कि रेट बताओ, यानी x और y की जगह 1 पुट कर दो, ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल को अब देखो हम ओरली कैसे करेंगे। आप दो एक्सपेरिमेंट उठाओ, कौन से दो एक्सपेरिमेंट, जहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट 1 लिया और मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिया, वहां पे सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही है, बी की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब ए को डबल किया तो रेट कितने गुना हो गया, रेट भी 2 गुना हो गया। तो 2 गुना करने से रेट हो गया 2 गुना, तो 2 की पावर कितनी करूं, 2 आ जाए 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यानी ए की पावर आएगी 1। अब बी के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट उठाओ जहां पे बी तो चेंज हो रहा है लेकिन ए चेंज नहीं हो रहा। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 आपने लिया, वहां पे ए सेम है, बी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, बी को डबल करा और बी को डबल करने से रेट क्या हुआ, रेट भी आपका डबल हो गया। और 2 को 2 गुना करने से रेट भी 2 गुना हो गया, यानी 2 की कितनी पावर करूं, 2 आ जाए 1, तो यानी बी की पावर भी आएगी 1। अब जितने भी सवाल होंगे सभी को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे ओरली। ठीक है, थ्योरेटिकली मैंने ये बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट में लिख देना, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस सवाल को डिस्कस कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट में सेम है, यही दे दिया। अब ना ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जहां पे एक सेम रह रहा है और एक चेंज हो रहा है। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 हमने देखा, लिख भी देता हूं साथ साथ। हमने लिया है एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, ये दोनों हमने लिए। यहाँ पे ए जो है वो तो है सेम, और जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो कुछ तो गुना होगी, पता नहीं, वो चेंज हुई। और जो रेट है आपका वो क्या रहा, सेम। रेट है आपका सेम, इसका मतलब रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट चेंज नहीं हो रहा, किसके चेंज होने से, बी के चेंज होने से। क्या फिर रेट बी पे डिपेंड करेगा, नहीं, बी तो चेंज हो गया रेट फिर भी सेम है। इसका मतलब जो भी रेट का एक्सप्रेशन होगा वहां बी तो आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो उसकी पावर कितनी, उसकी पावर आएगी 0। तो मैं यहां से लिख देता हूं रेट इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, बी की पावर कितनी आ चुकी है, बी की पावर आ चुकी है 0। क्लियर है, ठीक है। अब आप एक्सपेरिमेंट उठाओ, कौन सा एक्सपेरिमेंट जहां पे ए सेम है, नहीं सॉरी ए चेंज हो रहा है, बी पे कोई फर्क नहीं, बी चेंज हो सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए सेम रहना चाहिए। बी पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी की पावर ऑलरेडी कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट आप 2 और 3 को उठा लो, आप 1 और 3 को भी उठा सकते हो क्योंकि सेम ही बात है। 2 और 3 आपने लिया, जो ए है वो 2 गुना हो गया और जो रेट है वो वो भी देखो 2 गुना ही हो रहा है, 6 दूनी 12, लगभग 6.9 की गुना करोगे 2 के साथ 1.38 आएगा। ठीक है, ए को 2 गुना करने से रेट भी 2 गुना हुआ, तो बताओ 2 की कितनी पावर करूं, 2 ही आ जाए 1, इसका मतलब ए की पावर कितनी आएगी, ए की पावर आएगी 1। ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। और देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल फिर से ये टेबल दे दी, फिर से दो ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जहां पे एक कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही हो। कौन कौन से दो एक्सपेरिमेंट बताओ फटाफट। जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट लेता हूं 1 और 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ये दो एक्सपेरिमेंट मैंने लिए। ए क्या हो रहा है, ए जो है वो
4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अच्छा बी सेम है, लिखेंगे नहीं। और जो रेट है वो बताओ कितने गुना हुआ, देखो 6 का 2.4, लेकिन यहाँ पावर का फर्क है, वो 24 ही लिखा है एक्चुअल में। 24 गुना 10 की पावर -3, यानी वो भी कितना हुआ, 4 गुना। तो 4 की कितनी पावर करूं, 4 ही आ जाए, एक, यानी एक ही पावर आएगी आपकी, एक। देखो मैंने बोला था ना, ओरली जब सोल्व करेंगे कितने इजी हो जाएंगे। बस आपने लिखना है क्या चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में और रेट में क्या चेंज हुआ है, बस बताओ। अब ऐसे ए की पावर तो आ गई, अब हमने चाहिए बी की पावर। बी के लिए ऐसे दो एक्सपेरिमेंट उठाओ जहां सिर्फ बी की पावर चेंज हो रही है। कौन से ऐसे, एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3, इन दो के अंदर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, बी हुआ 2 गुना, बी 2 गुना होने से रेट, रेट कितने गुना हुआ, 4 गुना, 7 चौक 28, देखो ठीक है। वो ऐसे गुणा में ही देगा, चिंता नहीं करनी है। बी को 2 गुना करा, रेट कितने गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, अब सोचो दो की कितनी पावर करूं, 4 आ जाए, बताओ दो की कितनी पावर करूं, 4 आ जाए। काफी सिंपल है, दो की पावर 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा 4, यानी बी की पावर आपकी आएगी 2। बस 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट तो मैंने समझाने में लगाया है, अगर आप सोल्व करोगे तो 10 सेकंड 15 सेकंड, बस इतना से ही सवाल है। और ये भी देखो पूछा गया है पीएमटी के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो इस सवाल को, 2019 जेई मेंस का है। मैंने बोला था काफी आसान सा चैप्टर है। देखो सिलेक्ट करो दो एक्सपेरिमेंट जहां पे सेम रहे, जैसे इसके अंदर बी सेम है पहले दो के अंदर। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2, ए जो है वो 2 गुना हो गया, उससे रेट पे क्या फर्क पड़ा, रेट भी 2 गुना हो गया, है ना। तो पावर कितनी आई, ए की पावर, ए की पावर आई आपकी एक, दो की पावर कितनी करूं, 2 आ जाए, एक। ठीक है, अब ऐसे दो एक्सपेरिमेंट जहां पे बी सिर्फ चेंज हो रहा है, ऐसे तो है ही नहीं, सिर्फ बी चेंज नहीं हो रहा, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कोई से भी दो ले लो आप, कोई से भी दो वो जिसमें बी चेंज हो रहा हो। जैसे आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, अगर बोर्ड्स के अंदर ऐसे सवाल आते हैं तो लिखने का तरीका मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे रेट लिखो, फिर क्या चेंज हुआ है फिर से लिखो, रेट से रेट कैंसिल कर दो, जो पावर आएंगी उनको कर देना। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो सवालों को, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि कैसे हम जल्दी जल्दी इन सवालों को कर पाएंगे। यहां देखो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ए जो है वो 2 गुना हो गया, और जो बी है वो भी 2 गुना हो गया, और जो रेट है वो कितने गुना हुआ, वो हुआ 8 गुना, 8 गुना। ठीक है, अब यहां देखो दो को एक की वजह से ये एक पावर आई, यानी एक की वजह से रेट 2 गुना होना चाहिए था। अगर इसको 2 गुना करा है तो रेट कितने गुना होना चाहिए था, 2 गुना, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है, 8 गुना। तो इसको ऐसे तोड़ लो, 2 गुना में 4, क्लियर है। अब ये जो एक्स्ट्रा 4 गुना बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा होगा, ये सिर्फ पी की वजह से बढ़ा होगा। एक बार और समझा देता हूं, ये हमने पहले ही निकाल लिया, ए की पावर कितनी आएगी, एक आएगी। तो ए को डबल किया आपने तो रेट भी डबल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो 8 गुना हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा 4 गुना बढ़ा है वो किसकी वजह से आया होगा, वो बी की वजह से आया होगा। यानी दो की कितनी पावर करूं, 4 आ जाए, बताओ फटाफट, आंसर आएगा 2, यानी बी की पावर आई 2। क्या ये पहले वाला ही सवाल नहीं है जो मैंने बोला था कि ये बार बार रिपीट होता है ना, उसी का है ना। सेम ही तो आया था, वही हुआ था, एक को डबल करने से वो डबल हो रहा था, दोनों को डबल करने से वो 8 गुना हो रहा। तो सेम सवाल 5वीं बार रिपीट हो गया, 5वीं बार, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट सवाल होगा। नेक्स्ट देखो, अरे काफी मुश्किल सा लग रहा है देखने में तो, और ऊपर से जेई एडवांस, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जेई एडवांस। देखो जेई मेंस तो कर लेते हैं सभी, लेकिन जेई एडवांस सबके बस की बात नहीं है भैया।
जेई एडवांस तो सिर्फ दिमागदारों का ही खेल है। मेरे से नहीं हुआ था। जेई मेंस मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन जेई एडवांस नहीं किया था। क्यों? रीजन क्या था? कंटिन्यूटी नहीं थी। जब कोचिंग ली कोटा के अंदर, वहां पे सिर्फ 1-2 महीने ही पढ़ा, उसके बाद गैप आ गया काफी लंबा, और फिर लास्ट के अंदर थोड़ा सा पढ़ के जेई मेंस तो क्लियर हुआ, लेकिन एडवांस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बेस क्लियर नहीं थे उस टाइम। फिर जब हम यहाँ पे कॉलेज के अंदर थे, वहां पे फिर मैंने सोचा कि अब कॉलेज के बाद जो मेन एग्जाम होता है गेट का, वो तो क्लियर करना ही करना है। तो मैंने वहां उसके अकॉर्डिंग पढ़ा और उस गेट को अच्छे से क्लियर किया। आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट लग गया। सेकंड क्यों? क्योंकि पहला अटेम्प्ट तो मेरा कॉलेज के साथ ही था, इसी वजह से नहीं हुआ। सेकंड कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर मैंने अपना गेट दिया और गेट को क्लियर कर लिया, और रैंक भी काफी अच्छी थी। शायद 3,000 के आसपास रैंक थी। 3,000 तो बहुत अच्छी रैंक है। ठीक है, देखो इस सवाल के अंदर फिर से हम क्या करेंगे, 3 दे दिए तो कोई बात नहीं। ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो, दो, जहां पे सिर्फ एक ही की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बी जो है वो 2 गुना हुआ है, और उससे रेट पे क्या फर्क पड़ा है? रेट, अरे रेट तो हिला ही नहीं, रेट पे कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब बी को हमने इग्नोर कर देना है। जैसे वो इग्नोर करता है वैसे ही आपने बी को भी क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो अब बच गए ए और सी। अब ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट उठाओ जहां पे ए सेम रह रहा हो या सी सेम रह रहा हो। बताओ कौन कौन से हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3। ठीक है, यहां पे क्या, ए हुआ आपका एक्सपेरिमेंट 2 और 3, ए तो सेम है, नो चेंज। और बी में, बी तो देखना ही नहीं है। बच गया कौन? सी। सी बताओ 1 और 2 में कितने गुना? 2 गुना हुआ ना। तो हाँ, ये 2 गुना हुआ, तो इससे रेट, रेट हुआ 2 गुना। दो की कितनी पावर करूं? 2 आ जाए 1। यानी जो भी आपका रेट ला होगा, उस रेट ला के अंदर ए की पावर तो अब तक निकाली नहीं है, लेकिन सी की पावर पक्की बात है, एक आएगी, बी आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट नंबर उठाओ आप, कौन कौन से, जहां पे क्या हो रहा हो, जहां पे सी सेम हो रहा हो और ए चेंज हो रहा हो। सी सेम ए चेंज, कौन से हैं दो? वो हैं आपके 2 और 3। 4 3 तो ये हो गए, 3 और 4। एक्सपेरिमेंट 3 एंड 4, नहीं 3 एंड 4 नहीं, आप लो 1 एंड 3। 3 एंड 1 ये ले लिया हमने। ठीक है, अब थ्री एंड 1 के अंदर हमने देखा, क्या देखा है? 3 और 1 के अंदर जो ए है वो तो, ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो 2 से होगी 3। 2 से हुई 3। अब 2 की कितने के साथ गुणा करूं 3 आ जाए? बताओ फटाफट। 2 की गुणा कितने के साथ करूं 3 आ जाए? सोचो, अगर 2 की गुणा मैं 3/2 के साथ कर दूं, 3/2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसल, और आपका आंसर आएगा 3। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए 3/2 टाइम्स हुई है। और रेट, रेट देखो, रेट हुआ है आपका 6 से 90। 6 से 90, या 6 से 9, सॉरी, 6 से 9, ये कितने टाइम्स हुआ है? 6 से 9 डिवाइड करके देखो, 9/6 यानी 3/2। तो जो रेट है वो भी 3/2 ही चेंज हुआ है, 3/2। तो ए भी 3/2 चेंज हुआ, रेट भी 3/2। 3/2 की कितनी पावर करूं 3/2 आए 1, यानी ए की पावर भी आएगी 1। तो ये आया हमारा रेट एक्सप्रेशन। रेट इज इक्वल टू ए की पावर 1, सी की पावर 1। क्लियर है? अच्छा, सवाल पूरा नहीं हुआ है। अब इसने बोल दिया कि जब ए की कंसेंट्रेशन इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, तो बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी? और वाई क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, रेट कांस्टेंट कर रहा हूं, रेट ला। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखो, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक और चीज रहेगी, वो क्या है आपका? कांस्टेंट के।
तो रेट आपने निकालना है कब, जब ए कितना हो, ए आपका दे रखा है इसने 0.15, 0.15 की पावर 1 ही आएगा, और बी कितना हो आपका, बी तो फर्क पड़ेगा नहीं, सी कितना हो 0.15, और इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, रेट आपने निकालना है। अब यहाँ तो के और रह गया है ना, के और रह गया ना, तो इस के को कहीं से निकालो, कहीं से कैसे निकालोगे, कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट उठा लो, जैसे पहला ही उठा लिया, पुट करो, रेट है आपका 6 गुणा 10 की पावर -5 बराबर है, के की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू 0.1। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट करो, अब सोल्व इसको कैसे सोल्व करेंगे, के इज इक्वल टू 6/2 गुणा में एक पॉइंट ये 10 की पावर -2 और यहाँ है 10 की पावर -5, तो आपका आंसर कितना आया, 3 गुणा 10 की पावर -3। देखो के की वैल्यू आ गई 3 गुणा 10 की पावर -3, पुट करो 3 गुणा 10 की पावर -3, यहाँ 0.15 और 0.15 की गुणा कितनी आएगी, 15 का स्केयर, 2.225 ना 15 का। ठीक है, 225 और गुणा 10 की पावर कितनी, 2 पॉइंट ये 10 की पावर -4। सोल्व करो, 3 के साथ गुणा करो, क्या आएगा, 5 15, अच्छा लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 6.75 गुणा में 10 की पावर कितनी आएगी, -3 ये -4 ये कितनी आई, -7। ये हमारा आंसर अब तक आया है, लेकिन ऑप्शन में इसने बोला है 10 की पावर होनी चाहिए -5। अगर यहाँ -5 करना है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को यहाँ लगाना पड़ेगा, यानी 6.75 गुणा 10 की पावर -7, तो उसने आंसर पूछा ये आएगा 6.75, लेकिन ये इंटीजर टाइप है नहीं, यही है 6.75, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये काफी इजी इजी से सवाल थे। अब जो हमारा लेक्चर है वो लगभग 1 घंटे का हो गया, इसका मतलब इनफ है आई थिंक आज के लिए। एक टॉपिक रह गया हमारा मोलेकुलरिटी, काफी इजी सा सवाल था, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ही। हमारी जो कोशिश थी कि जल्दी जल्दी इनको खत्म करें और फिर उस वाले टॉपिक को भी यहीं डिस्कस करें, वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि सवाल ज्यादा थे, और साथ साथ मैंने दोनों मेथड करवाने थे आपके, कि थ्योरेटिकली कैसे सोल्व करेंगे और उसको ओरली कैसे सोल्व करेंगे, वो हमने अच्छे से कर लिया। और वही मैटर करता है, वो चीज तो मैटर करती ही नहीं कि आप 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हो या 3 लेक्चर में खत्म कर रहे हो, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो इस वाले लेक्चर को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हमारे अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर, जहां पे हम स्पेशली बात करेंगे जीरो रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो तब तक के लिए राम राम।